यहाँ आपके सिलेबस के अन्य दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों उपनिधान पेलमेंट और वस्तु विक्रय सेल ऑफ गुड्स पर आधारित समस्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 5 उपनिधान पेलमेंट और उपनिहिती बेली के कर्तव्य पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम ए अपना एक कीमती हीरा बी को सुरक्षित रखने के लिए देता है। उस हीरे को अपने घर की तिजोरी में रखता है जहां वह अपने खुद के गहने भी रखता है। एक रात के घर में डकैती होती है और डाकू तिजोरी तोड़कर का हीरा और के अपने गहने भी ले जाते हैं। क्या को हीरे की कीमत चुकाने के लिए उत्तरदायी है? उत्तर डिटेल्ड आंसर का। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 151 और 152 सेक्शंस 151 और 152 पर आधारित है। धारा 151 उपनिहिती बेली का ये कर्तव्य है कि वह उपनिहित वस्तु की उतनी ही देखभाल करे जितनी एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने समान मूल्य के माल की करता है। धारा 152 यदि उपनिहिती ने उचित देखभाल की है तो वह वस्तु के खोने या नष्ट होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस उपनिधान बेलमेंट में बेली बीमाकर्ता इंश्योरा नहीं होता। उसे केवल उतनी सावधानी बरतनी होती है जितनी वह अपने सामान के लिए बरतता। चूंकि ने हीरा उसी तिजोरी में रखा था जहां उसके अपने गहने थे और चोरी एक ऐसी घटना थी जिसे उचित सावधानी के बावजूद नहीं रोका जा सका डकैती, इसलिए ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। निष्कर्ष कंक्लूजन यहाँ उत्तरदायी नहीं है। चूंकि उसने हीरे की सुरक्षा के लिए वही सावधानी बरती जो वह अपने माल के लिए बरतता था, इसलिए माल की चोरी के लिए उसे हर्जाना देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 6 वस्तु विक्रय सेल ऑफ गुड्स और नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम के एक दुकान से एक लैपटॉप किराए पर हायर लेता है। कुछ दिनों बाद उस लैपटॉप को खत को बेच देता है जो उसे पूरी कीमत देकर और यह मानकर खरीदता है कि ही उसका असली मालिक है। बाद में असली मालिक दुकानदार से अपना लैपटॉप वापस मांगता है। क्या को लैपटॉप वापस करना होगा? उत्तर डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 सेक्शन 27 पर आधारित है, जो लैटिन सूत्र नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट कोई भी वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है को स्पष्ट करती है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस नियम ये है कि यदि माल का विक्रेता माल का असली मालिक नहीं है तो वह खरीदार को भी उस माल का लीगल टाइटल कानूनी हक नहीं दे सकता। यहाँ केवल एक किराएदार बेली था, मालिक नहीं। हालांकि ने सद्भावना गुड फेथ में लैपटॉप खरीदा, लेकिन चूंकि विक्रेता के पास बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिए के पास भी कोई अधिकार नहीं आया। निष्कर्ष कंक्लूजन हाँ, को लैपटॉप असली मालिक दुकानदार को वापस करना होगा। के पास दुकानदार के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह पर धोखाधड़ी और अपनी कीमत वापस पाने के लिए मुकदमा कर सकता है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेलमेंट के मामलों में हमेशा ये देखें कि क्या बेली ने उचित सावधानी रीजनेबल केयर बरती थी। सेल ऑफ गुड्स के मामलों में हमेशा मालकियत ओनरशिप के हस्तांतरण पर ध्यान दें। यहाँ आपके सिलेबस के दो और अत्यंत महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एजेंसी और साझेदारी पार्टनरशिप के व्यवहारिक पहलुओं को कवर करते हैं। प्रश्न 7 एजेंसी और एजेंट की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम एक एजेंट है जो विदेश में रहने वाले अपने प्रिंसिपल बी के लिए भारत में सामान खरीदता है। एक सौदे के दौरान सीट से 1 लाख रुपए का माल खरीदता है, लेकिन वह को यह नहीं बताता कि वह के लिए काम कर रहा है। बाद में माल की कीमत नहीं चुकाई जाती। क्या सीधे एजेंट पर पैसे के लिए मुकदमा कर सकता है? उत्तर डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 230 सेक्शन 230 पर आधारित है। सामान्य नियम यह है कि एजेंट प्रिंसिपल के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन इसके कुछ अपवाद एक्सेप्शंस हैं। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस धारा 230 के अनुसार एक एजेंट व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाता है यदि वह किसी विदेशी प्रिंसिपल फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा हो, वह अपने प्रिंसिपल का नाम गुप्त अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल रखता हो,
तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। इस मामले में दोनों स्थितियां लागू होती हैं। बक विदेश में रहता है और अ ने उसका नाम भी प्रकट नहीं किया, इसलिए स को यह अधिकार है कि वह अ को ही प्रिंसिपल मानकर उस पर मुकदमा करे। निष्कर्ष कंक्लूजन, हाँ, स सीधे एजेंट अ पर मुकदमा कर सकता है और उससे 1 लाख रुपए वसूल सकता है। प्रश्न 8, साझेदारी पार्टनरशिप और फर्म के विघटन डिसोल्यूशन पर आधारित। स समस्या प्रॉब्लम, राम, मोहन और सोहन एक साझेदारी फर्म के साझेदार हैं। फर्म लगातार 3 वर्षों से भारी घाटे में चल रही है और भविष्य में भी लाभ की कोई संभावना नहीं दिख रही है। राम फर्म को बंद करना चाहता है, लेकिन मोहन और सोहन इसके लिए तैयार नहीं है। क्या राम अदालत की मदद से फर्म को बंद करवा सकता है? उत्तर, डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 44 सेक्शन 44 पर आधारित है, जो न्यायालय द्वारा विघटन डिसोल्यूशन बाइकॉट से संबंधित है। कानूनी विश्लेषण, लीगल एनालिसिस। धारा 44A के अनुसार यदि साझेदारी का व्यवसाय केवल हानि लॉस में ही चल सकता है और लाभ की कोई उम्मीद न हो, तो कोई भी साझेदार अदालत में फर्म को बंद करने की अर्जी दे सकता है। तर्क, आर्ग्यूमेंट्स। साझेदारी का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यदि वह उद्देश्य ही विफल हो गया है और व्यवसाय केवल कर्ज बढ़ा रहा है, तो अदालत अन्य साझेदारों की असहमति के बावजूद फर्म को भंग करने का आदेश दे सकती है। निष्कर्ष कंक्लूजन, हाँ, राम अदालत में वाद दायर कर सकता है। यदि वह ये साबित कर दे कि फर्म लगातार घाटे में है और लाभ की कोई संभावना नहीं है, तो कोर्ट फर्म के विघटन डिसोल्यूशन का आदेश दे देगा। परीक्षा के लिए सलाह, एग्जाम एडवाइस। एजेंसी के सवालों में हमेशा ये देखें कि प्रिंसिपल कौन है और क्या उसकी जानकारी तीसरे पक्ष को थी। पार्टनरशिप के विघटन वाले सवालों में धारा 44 के सभी 7 आधारों जैसे पागलपन, दुराचार, स्थायी असमर्थता आदि को याद रखें। यहाँ आपके सिलेबस के 2 और महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, दिए गए हैं। ये प्रश्न विक्रेता सेल और एजेंसी के पेचीदा कानूनी पहलुओं को विस्तार से समझाते हैं। प्रश्न 9, वस्तु विक्रय, सेल ऑफ गुड्स और अनिश्चित माल अनसर्टेन गुड्स पर आधारित। स समस्या प्रॉब्लम, ए के पास तेल के 100 ड्रम हैं। ब भी उनमें से 20 ड्रम तेल खरीदने का अनुबंध करता है। ब पैसे का भुगतान कर देता है, लेकिन तेल के ड्रम अभी भी अ के गोदाम में ही रखे हैं और उन्हें अलग आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। उसी रात गोदाम में आग लग जाती है और सभी 100 ड्रम जल जाते हैं। ब अपना पैसा वापस मांगता है, जबकि अ कहता है कि माल ब का हो चुका था, इसलिए नुकसान ब का है। कानून क्या कहता है? उत्तर, डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन। ये समस्या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 18 और 23 सेक्शंस 18 और 23 पर आधारित है। धारा 18, जब तक माल निश्चित एसर्टेन नहीं हो जाता, तब तक उसका मालिकाना हक प्रॉपर्टी खरीदार को हस्तांतरित नहीं हो सकता। कानूनी विश्लेषण, लीगल एनालिसिस। यहाँ तेल के 20 ड्रम अनिश्चित अनसर्टेन थे क्योंकि उन्हें 100 ड्रमों के ढेर से अलग नहीं किया गया था। मालिकाना हक हस्तांतरित होने के लिए माल का अप्रोप्रिएशन निर्धारण और अलग करना अनिवार्य है। चूंकि माल अभी भी अ के पास था और उसे अलग नहीं किया गया था, इसलिए माल का मालिकाना हक और जोखिम रिस्क अभी भी विक्रेता अ के पास ही था। निष्कर्ष कंक्लूजन, अ का तर्क गलत है। नुकसान अ का ही माना जाएगा क्योंकि मालिकाना हक ब को नहीं मिला था। अ को ब का पूरा पैसा वापस करना होगा। प्रश्न 10, एजेंसी और स्थानापन्न एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पर आधारित। स समस्या प्रॉब्लम, राम प्रिंसिपल अपने एजेंट श्याम को निर्देश देता है कि वह उसकी संपत्ति बेचने के लिए एक अच्छा नीलामकर्ता ऑक्शनियर ढूंढे। श्याम सावधानी से जांच परख कर मोहन को नीलामकर्ता नियुक्त करता है। नीलामी के दौरान मोहन की लापरवाही से संपत्ति को भारी नुकसान होता है। राम इस नुकसान के लिए श्याम पर मुकदमा करना चाहता है। क्या श्याम इसके लिए जिम्मेदार है? उत्तर, डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 194 और 195 सेक्शंस 194 और 195 पर आधारित है, जो स्थानापन्न एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट से संबंधित है।
कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस जब कोई एजेंट प्रिंसिपल के निर्देश पर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए नामित करता है तो वह व्यक्ति सब एजेंट नहीं बल्कि स्थानापन्न एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहलाता है। धारा 195 कहती है कि यदि मूल एजेंट ने उस व्यक्ति को चुनने में उचित सावधानी ऑर्डिनरी प्रूडेंस बरती है तो वह उस व्यक्ति के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इमेज शोइंग द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ श्याम ने मोहन को चुनने में पूरी सावधानी बरती थी। मोहन अब सीधे प्रिंसिपल राम के प्रति जवाबदेह है। श्याम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। निष्कर्ष कंक्लूजन श्याम जिम्मेदार नहीं है। राम को सीधे मोहन ऑक्शनियर पर लापरवाही का मुकदमा करना चाहिए। परीक्षा के लिए मास्टर टिप। प्रॉपर्टी इन गुड्स के सवालों में हमेशा ये देखें कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जोखिम मालिक का होता है। एजेंसी के सवालों में सब एजेंट एजेंट का नौकर और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल का नया एजेंट के बीच के अंतर को स्पष्ट करना न भूलें। यहाँ आपके सिलेबस से संबंधित अगले 2 महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रश्न एजेंसी और प्रत्याभूति गारंटी के जटिल नियमों पर आधारित हैं। प्रश्न 11 एजेंसी और अप्रकट प्रधान अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम एक एजेंट है। वह बीच से यह जाहिर किए बिना कि वह किसी के लिए काम कर रहा है 2 लाख रुपए का माल उधार खरीदता है। वास्तव में सी का एजेंट था। माल की सुपुर्दगी डिलीवरी के बाद बक को पता चलता है कि तो स का एजेंट है। अब बक भ्रमित है कि वह पैसे के लिए किस पर मुकदमा करे। क्या बक के पास और स दोनों के खिलाफ अधिकार हैं? उत्तर डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 231 और 233 सेक्शंस 231 और 233 पर आधारित है, जो अप्रकट प्रधान अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल से संबंधित है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस जब कोई एजेंट ये बताए बिना अनुबंध करता है कि वह एजेंट है तो उसे अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल का मामला कहा जाता है। तीसरे पक्ष का अधिकार धारा 233। यदि तीसरा पक्ष बाद में प्रिंसिपल स का पता लगा लेता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार एजेंट या प्रिंसिपल स में से किसी एक पर या दोनों पर मुकदमा कर सकता है। वे दोनों संयुक्त और पृथक रूप से जॉइंटली एंड सेवरली जिम्मेदार होते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन बक के पास पूरा कानूनी अधिकार है कि वह चाहे तो पर मुकदमा करे जिसने सीधे सौदा किया या स पर जो असली मालिक है। बक किसी एक से या दोनों से अपना 2 लाख रुपए वसूल सकता है। प्रश्न 12 प्रत्याभूति गारंटी और प्रतिभू की मुक्ति डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम राम ने श्याम को 1 लाख रुपए का लोन दिया जिसकी गारंटी मोहन श्योरिटी ने दी थी। लोन के साथ सुरक्षा के तौर पर श्याम ने अपनी कार भी राम के पास गिरवी रखी थी। कुछ समय बाद राम ने बिना मोहन को बताए वह कार श्याम को वापस कर दी। बाद में श्याम दिवालिया हो गया और लोन नहीं चुका पाया। क्या राम अब मोहन से पूरे 1 लाख रुपए मांग सकता है? उत्तर डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 141 सेक्शन 141 पर आधारित है। धारा 141 प्रतिभू का प्रतिभूतियों पर अधिकार। एक प्रतिभू श्योरिटी उन सभी प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज का लाभ पाने का हकदार है जो लेनदार के पास ऋण के समय मौजूद थीं। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस यदि लेनदार राम मुख्य ऋणी श्याम को वह सुरक्षा का वापस कर देता है या उसे खो देता है तो श्योरिटी मोहन उस सुरक्षा के मूल्य की सीमा तक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त डिस्चार्ज हो जाता है। इसका कारण यह है कि यदि मोहन पैसा चुकाता तो उसे उस कार पर अधिकार मिलता। लेनदार ने वह कार वापस करके मोहन का अधिकार छीन लिया। निष्कर्ष कंक्लूजन राम अब मोहन से पूरे 1 लाख रुपए नहीं मांग सकता। मोहन कार की कीमत के बराबर राशि जैसे कार 60,000 रुपए की थी के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। राम केवल बचा हुआ 40,000 रुपए ही मोहन से वसूल सकता है। परीक्षा के लिए क्विक टिप। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के मामलों में तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी के पास ज्यादा विकल्प होते हैं। गारंटी के मामलों में हमेशा याद रखें कि यदि लेनदार और ऋणी मिलकर कोई बदलाव करते हैं बिना श्योरिटी को बताए तो श्योरिटी का दायित्व खत्म हो सकता है।
यहाँ आपके सिलेबस से संबंधित अगले 2 अत्यंत महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रश्न साझेदारी, पार्टनरशिप और वस्तु विक्रय सेल ऑफ गुड्स के विशिष्ट प्रावधानों पर आधारित हैं। प्रश्न 13 साझेदारी, पार्टनरशिप और फर्म की संपत्तियों के गलत उपयोग पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम ब और स एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं। स फर्म के पैसों का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत नाम से एक लॉटरी टिकट खरीदता है। स की लॉटरी लग जाती है और वह 10 लाख रुपए जीत जाता है। अ और ब मान करते हैं कि यह पैसा फर्म का है और इसे सभी साझेदारों में बांटा जाना चाहिए। स का कहना है कि लॉटरी उसकी किस्मत से लगी है, इसलिए पैसा केवल उसका है। कानून क्या कहता है? उत्तर डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 16 सेक्शन 16 पर आधारित है। ये धारा कहती है कि यदि कोई साझेदार फर्म के लेन देन से, फर्म की संपत्ति से या फर्म के नाम के उपयोग से कोई व्यक्तिगत लाभ पर्सनल प्रॉफिट कमाता है तो उसे वह लाभ फर्म को वापस करना होगा। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस। यहाँ स ने टिकट खरीदने के लिए फर्म के पैसों पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का उपयोग किया था। भले ही लॉटरी जीतना किस्मत हो, लेकिन उस मुनाफे का आधार फर्म की संपत्ति थी। कानून के अनुसार साझेदारों के बीच परम विश्वास यूबरमे फाइडी का रिश्ता होता है और किसी भी साझेदार को फर्म की लागत पर निजी फायदा उठाने की अनुमति नहीं है। निष्कर्ष कंक्लूजन आ और ब की मान कानूनी रूप से सही है। स को वह 10 लाख रुपए फर्म के खाते में जमा करने होंगे और उसे सभी साझेदारों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। प्रश्न 14 वस्तु विक्रय सेल ऑफ गुड्स और माल की सुपुर्दगी डिलीवरी ऑफ गुड्स पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम राम ने श्याम से 500 बोरी गेहूं खरीदने का अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार श्याम को गेहूं राम के गोदाम पर पहुंचाना था। रास्ते में भारी बारिश के कारण ट्रक में पानी भर गया और सारा गेहूं खराब हो गया। श्याम तर्क देता है कि चूंकि उसने माल ट्रक में लाद दिया था, इसलिए अब नुकसान राम का है। राम भुगतान करने से मना कर देता है। जोखिम रिस्क किसका है? उत्तर डिटेल्ड आंसर। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 26 सेक्शन 26 पर आधारित है, जो कहती है कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जोखिम मालिकाना हक के साथ चलता है। साथ ही धारा 19 से 23 मालिकाना हक के हस्तांतरण के नियम बताती हैं। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस। अनुबंध की एक विशेष शर्त थी कि माल राम के गोदाम पर पहुंचाना था। इसका अर्थ है कि मालिकाना हक तब तक हस्तांतरित ट्रांसफर नहीं होगा जब तक माल गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन पर सुरक्षित न पहुंच जाए। चूंकि माल रास्ते में ही खराब हो गया और राम के गोदाम तक नहीं पहुंचा, इसलिए मालिकाना हक अभी भी विक्रेता श्याम के पास ही था। निष्कर्ष कंक्लूजन। जोखिम पूरी तरह से श्याम विक्रेता का है। राम को खराब गेहूं के लिए भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्याम को या तो नया माल भेजना होगा या अनुबंध समाप्त करना होगा। परीक्षा के लिए प्रो टिप्स। पार्टनरशिप के सवालों में हमेशा देखें कि क्या साझेदार ने फर्म के संसाधनों, पैसे, नाम या क्लाइंट का इस्तेमाल किया है। सेल ऑफ गुड्स में हमेशा ये चेक करें कि मालिकाना हक ओनरशिप कब और कहां ट्रांसफर होना तय हुआ था। यहाँ आपके सिलेबस के सबसे कॉमन और सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 समस्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में लैंडमार्क प्रिंसिपल्स को परखने के लिए पूछे जाते हैं। प्रश्न 15 वस्तु विक्रय सेल ऑफ गुड्स और नमूने द्वारा विक्रय सेल बाय सैंपल पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम एक थोक व्यापारी है। वह बी को चावल का एक नमूना सैंपल दिखाता है। ब नमूने की जांच करता है और उसे सही पाकर 100 बोरी चावल का ऑर्डर दे देता है। जब चावल की बोरियां बक के पास पहुंचती हैं तो ऊपर का चावल नमूने जैसा ही होता है, लेकिन बोरियों के बीच में चावल की गुणवत्ता बहुत खराब और सड़ी हुई निकलती है, जिसे सामान्य जांच से नहीं देखा जा सकता था। तर्क देता है कि बक ने नमूना देख लिया था, इसलिए अब वह माल वापस नहीं कर सकता। कानून क्या कहता है? उत्तर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 17 सेक्शन 17 पर आधारित है, जो नमूने द्वारा विक्रय सेल बाय सैंपल के नियमों को स्पष्ट करती है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस। धारा 17 के अनुसार नमूने द्वारा विक्रय में 3 विवक्षित शर्तें इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं।
थोक माल बल्क गुणवत्ता में नमूने के समान होना चाहिए। खरीदार को थोक माल की नमूने से तुलना करने का उचित अवसर मिलना चाहिए। माल में ऐसा कोई गुप्त दोष लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो नमूने की सामान्य जांच रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता न चल सके। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ चावल की बोरियों के बीच में सड़ा हुआ चावल होना एक ऐसा दोष था जो सामान्य जांच से नहीं दिख सकता था। यह विवक्षित शर्त का उल्लंघन है। निष्कर्ष कंक्लूजन अ का तर्क गलत है। ब को पूरा अधिकार है कि वह माल को अस्वीकार कर दे, रिजेक्ट और अपना पैसा वापस मांगे। अ यह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। प्रश्न 16 एजेंसी और एजेंट द्वारा गुप्त लाभ सीक्रेट प्रॉफिट पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम राम प्रिंसिपल अपने एजेंट श्याम को एक जमीन 10 लाख रुपए में बेचने के लिए नियुक्त करता है। श्याम को एक खरीदार मिलता है जो 12 लाख रुपए देने को तैयार है। श्याम ये बात राम को नहीं बताता और चुपके से वह जमीन खुद 10 लाख रुपए में राम से खरीद लेता है अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर। बाद में वह उसी जमीन को उस खरीदार को 12 लाख रुपए में बेच देता है और 2 लाख रुपए का गुप्त लाभ सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है। राम को इस बात का पता चल जाता है। राम के पास क्या कानूनी अधिकार हैं? उत्तर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 215 और 216 पर आधारित है जो एजेंट के कर्तव्यों से संबंधित है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता परम विश्वास फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पर आधारित होता है। धारा 215 यदि एजेंट प्रिंसिपल की सहमति के बिना अपनी ओर से व्यवहार करता है तो प्रिंसिपल अनुबंध को रद्द कर सकता है। धारा 216 यदि एजेंट एजेंसी के कार्य के दौरान कोई गुप्त लाभ कमाता है तो प्रिंसिपल उस लाभ को एजेंट से वसूलने का हकदार है। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। श्याम ने न केवल जानकारी छिपाई बल्कि खुद का हित प्रिंसिपल के हित से ऊपर रखा। उसने 2 लाख रुपए का जो मुनाफा कमाया है वह कानूनी रूप से राम का है। निष्कर्ष कंक्लूजन राम के पास 2 अधिकार हैं। वह उस मूल सौदे को रद्द रिसिंड कर सकता है। वह श्याम से उस 2 लाख रुपए के गुप्त लाभ की मांग कर सकता है और श्याम को वह पैसा चुकाना ही होगा। परीक्षा के लिए मास्टर कुंजी मास्टर की सेल ऑफ गुड्स। हमेशा ये देखें कि क्या दोष बाहरी था या छिपा हुआ लेटेंट। एजेंसी एजेंट कभी भी प्रिंसिपल को अंधेरे में रखकर अपना फायदा नहीं देख सकता। यहाँ आपके सिलेबस के 2 और सबसे महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न एजेंसी और साझेदारी पार्टनरशिप के उन हिस्सों से हैं जो हर साल परीक्षा में दोहराए जाते हैं। प्रश्न 17 एजेंसी और आवश्यकता द्वारा एजेंसी बाय नेसेसिटी पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम A ने मुंबई से दिल्ली के लिए ताजे टमाटरों का एक ट्रक भेजा। रास्ते में ट्रक एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे ठीक होने में 3 दिन लगने थे। गर्मी के कारण टमाटर खराब होने लगे थे। ट्रक ड्राइवर B ने A से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण संपर्क नहीं हो सका। A के हितों की रक्षा के लिए B ने उन टमाटरों को पास के बाजार में आधे दाम पर बेच दिया। अब ड्राइवर B पर मुकदमा करता है कि उसने बिना अनुमति के माल क्यों बेचा। क्या B जिम्मेदार है? उत्तर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 189 सेक्शन 189 पर आधारित है जो आवश्यकता द्वारा एजेंसी बाय नेसेसिटी के सिद्धांत को परिभाषित करती है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस। धारा 189 के अनुसार एक एजेंट को आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी में वे सभी कार्य करने का अधिकार है जो एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति अपने माल को नुकसान से बचाने के लिए करता। शर्तें 1 माल खराब होने वाला पेरिशेबल होना चाहिए। 2 प्रिंसिपल से संपर्क करना असंभव हो। 3 कार्य सद्भावना गुड फेथ में और प्रिंसिपल के लाभ के लिए किया गया हो। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ टमाटर खराब होने वाले थे और मालिक से संपर्क नहीं हो पाया। यदि ड्राइवर उन्हें नहीं बेचता तो वे पूरी तरह सड़ जाते और A को पूरा नुकसान होता। ड्राइवर ने A के आर्थिक हित को बचाने के लिए उन्हें बेच दिया। निष्कर्ष कंक्लूजन ड्राइवर B जिम्मेदार नहीं है। कानून उसे यहाँ एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। A का मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। प्रश्न 18
साझेदारी, पार्टनरशिप और विसर्जित फर्म की देनदारियों पब्लिक नोटिस पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम राम, श्याम और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं। मोहन आपसी सहमति से फर्म से रिटायर हो जाता है, लेकिन वह इसके बारे में कोई सार्वजनिक सूचना पब्लिक नोटिस नहीं देता। रिटायरमेंट के 1 महीने बाद राम और श्याम फर्म के नाम पर एक पुराने सप्लायर से 2 लाख रुपए का माल उधार लेते हैं। सप्लायर यह मानकर माल देता है कि मोहन अभी भी फर्म का हिस्सा है। क्या मोहन इस 2 लाख रुपए के कर्ज के लिए उत्तरदायी है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(3) और धारा 45 पर आधारित है। कानूनी विश्लेषण, लीगल एनालिसिस। कानून कहता है कि जब तक किसी रिटायर होने वाले साझेदार के बारे में सार्वजनिक सूचना पब्लिक नोटिस नहीं दी जाती, तब तक वह और अन्य साझेदार तीसरे पक्ष थर्ड पार्टीज के प्रति उसी तरह जिम्मेदार बने रहेंगे जैसे वे पहले थे। ये विबंध द्वारा साझेदारी, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल का ही एक रूप है। तथ्यों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। चूंकि सप्लायर को मोहन के रिटायरमेंट की खबर नहीं थी क्योंकि नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए उसने फर्म की पुरानी साख क्रेडिट पर भरोसा किया। मोहन ने अपनी जिम्मेदारी समाप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया नोटिस देना पूरी नहीं की। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हाँ, मोहन उस 2 लाख रुपए के कर्ज के लिए समान रूप से उत्तरदायी, लायबल है। सप्लायर मोहन से भी पैसा वसूल सकता है। परीक्षा के लिए फाइनल चेकलिस्ट। एजेंसी बाय नेसेसिटी। हमेशा इमरजेंसी और कम्युनिकेशन फेलियर को चेक करें। रिटायरमेंट डिसोल्यूशन। हमेशा चेक करें कि पब्लिक नोटिस दिया गया था या नहीं। सिलेबस प्रोग्रेस रीकैप। हमने आपके सिलेबस के सभी मुख्य एक्ट्स, लैंडमार्क केसेज, लीगल मैक्सिम्स और अब तक 18 सबसे महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न कवर कर लिए हैं। यहाँ आपके सिलेबस से संबंधित अगले 2 सबसे महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, दिए गए हैं। ये प्रश्न वस्तु विक्रय, सेल ऑफ गुड्स और उपनिधान बेलमेंट के उन हिस्सों से हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 19, वस्तु विक्रय, सेल ऑफ गुड्स और आदत विक्रेता का मार्ग में रोकने का अधिकार पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम ए ने बक बी को 100 बोरी गेहूं बेचे और माल को ट्रक द्वारा बक के पते पर भेज दिया। रास्ते में को विश्वसनीय सूचना मिलती है कि बक दिवालिया अनसॉल्वेंट हो गया है। ट्रक अभी बक के पास पहुंचा नहीं है, वह रास्ते में ही है। तुरंत ट्रक ड्राइवर को निर्देश देता है कि वह माल की सुपुर्दगी, डिलीवरी रोक दे और माल वापस ले आए। क्या का ये कार्य कानूनी रूप से सही है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन। ये समस्या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 50 से 52 पर आधारित है, जो मार्ग में रोकने का अधिकार, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को स्पष्ट करती है। कानूनी विश्लेषण, लीगल एनालिसिस। एक आदत विक्रेता, अनपेड सेलर, इस अधिकार का उपयोग तभी कर सकता है जब वह पूरी तरह अनपेड हो, पैसे न मिले हों, खरीदार दिवालिया अनसॉल्वेंट हो चुका हो, माल विक्रेता के पास से निकल चुका हो लेकिन खरीदार के पास पहुंचा न हो, इन ट्रांजिट। तथ्यों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ माल अभी रास्ते में है और खरीदार दिवालिया हो गया है। ने अभी तक पैसा प्राप्त नहीं किया है, इसलिए के पास कानूनन यह अधिकार है कि वह माल को बीच रास्ते में ही रुकवा दे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हाँ, का कार्य पूरी तरह कानूनी है। वह ट्रक ड्राइवर को रोककर माल वापस मंगवा सकता है और तब तक अपने पास रख सकता है जब तक उसे भुगतान न मिल जाए या वह उसे किसी और को न बेच दे। प्रश्न 20, उपनिधान पेलमेंट और उपनिहिति का धारणाधिकार, बेलीज लाइन पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम राम अपनी कार श्याम एक मैकेनिक को ठीक करने के लिए देता है। श्याम कार की मरम्मत करता है और उसका बिल 5000 रुपये आता है। राम कहता है कि वह कार ले जाएगा और पैसे अगले हफ्ते देगा। श्याम मना कर देता है और कहता है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वह कार नहीं लौटाएगा। क्या श्याम कार को अपने पास रोकने का हकदार है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 170 पर आधारित है, जो विशिष्ट धारणाधिकार, पर्टिकुलर लाइन की व्याख्या करती है। कानूनी विश्लेषण, लीगल एनालिसिस। धारा 170 के अनुसार यदि किसी उपनिहिती बेली ने अपने कौशल, स्किल या श्रम, लेबर का उपयोग करके किसी वस्तु की स्थिति में सुधार किया है,
तो उसे उस वस्तु को तब तक अपने पास रखने का अधिकार है जब तक उसे उसका उचित पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन नहीं मिल जाता। शर्तें: तारांकन सेवा सर्विस पूरी हो चुकी हो, कौशल का उपयोग वस्तु पर ही किया गया हो, कोई ऐसा अनुबंध न हो जो इस अधिकार को रोकता हो, जैसे उधार का वादा। निष्कर्ष कंक्लूजन: हाँ, श्याम कानूनी रूप से कार को अपने पास तब तक रोक रिटेन सकता है जब तक राम 5,000 रुपये का भुगतान नहीं कर देता। ये श्याम का पर्टिकुलर लाइन है। रिवीजन के लिए मुख्य बातें: स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल तभी जब खरीदार दिवालिया अनसोल्वेंट हो। बेलीज लाइन केवल तब तक जब तक वस्तु पर किए गए काम का पैसा न मिल जाए। सिलेबस कंप्लीशन चेक: अब तक हमने आपके पूरे सिलेबस का सारांश, लैंडमार्क केसेज, लीगल मैक्सिम्स और 20 सबसे महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न विस्तार से कवर कर लिए हैं। अगले 2 सबसे महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रश्न एजेंसी और वस्तु विक्रय सेल ऑफ गुड्स एक्ट के उन नियमों पर आधारित हैं जो अक्सर परीक्षाओं में बड़े अंकों लॉन्ग आंसर्स के लिए पूछे जाते हैं। प्रश्न 21 एजेंसी और स्थानापन्न एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम ए ने अपने एजेंट बी को निर्देश दिया कि वह की पुरानी पेंटिंग बेचने के लिए एक अच्छा नीलामकर्ता ऑक्शनियर नियुक्त करे। बक ने उचित सावधानी बरतते हुए सी को नीलामकर्ता नियुक्त किया। नीलामी के दौरान की लापरवाही के कारण वह पेंटिंग फट गई। अब अपने एजेंट बक पर नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा करता है। क्या बक उत्तरदायी है? उत्तर: डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 194 और 195 सेक्शंस 194 और 195 पर आधारित है, जो स्थानापन्न एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की व्याख्या करती है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस धारा 194 के अनुसार, जब कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के निर्देश पर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए नामित करता है, तो वह व्यक्ति सब एजेंट नहीं बल्कि स्थानापन्न एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहलाता है। वह सीधे प्रिंसिपल का एजेंट बन जाता है। धारा 195 के तहत यदि मूल एजेंट बक ने उस व्यक्ति को चुनने में उचित सावधानी ऑर्डिनरी प्रूडेंस बरती है, तो वह उस व्यक्ति के कार्यों या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ बक ने को चुनने में कोई लापरवाही नहीं की और उसे के निर्देश पर ही नियुक्त किया था, इसलिए अब सीधे के प्रति जवाबदेह है। निष्कर्ष कंक्लूजन: बक जिम्मेदार नहीं है। को सीधे ऑक्शनियर पर लापरवाही का मुकदमा करना चाहिए। प्रश्न 22 वस्तु विक्रय सेल ऑफ गुड्स और क्रेता सावधान कैविएट एम्प्टो के अपवाद पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम राम एक कपड़े की दुकान पर जाता है और दुकानदार को बताता है कि उसे पहाड़ों की कड़ाके की ठंड के लिए एक जैकेट चाहिए। दुकानदार उसे एक स्टाइलिश दिखने वाली जैकेट देता है। राम उसे पहनकर मनाली जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जैकेट दिखने में तो अच्छी है लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं रोकती। राम वापस आकर पैसे मांगता है, लेकिन दुकानदार कैविएट एम्प्टो क्रेता सावधान का तर्क देकर मना कर देता है। निर्णय क्या होगा? उत्तर: डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16(1) पर आधारित है, जो क्रेता सावधान के नियम के अपवाद एक्सेप्शन को स्पष्ट करती है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस। सामान्य नियम ये है कि खरीदार को खुद जांच करनी चाहिए, लेकिन धारा 16(1) कहती है कि यदि खरीदार ने विक्रेता को अपना विशिष्ट उद्देश्य पर्पस बता दिया हो, खरीदार विक्रेता के कौशल और निर्णय स्किल एंड जजमेंट पर निर्भर हो, माल उस प्रकार का हो जिसे बेचना विक्रेता का व्यवसाय है, तो वहाँ एक विवक्षित शर्त इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि माल उस उद्देश्य के लिए फिट होगा। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। राम ने अपना उद्देश्य ठंड से बचाव स्पष्ट किया था और दुकानदार की सलाह पर जैकेट खरीदी। जैकेट का उस उद्देश्य को पूरा न कर पाना शर्त का उल्लंघन ब्रीच ऑफ कंडीशन है। निष्कर्ष कंक्लूजन: दुकानदार का तर्क गलत है। राम जैकेट वापस कर सकता है और अपनी पूरी कीमत वापस पाने का कानूनी हकदार है। परीक्षा के लिए मास्टर कुंजी मास्टर की। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। हमेशा देखें कि क्या एजेंट ने उसे चुनने में सावधानी बरती थी। कैविएट एम्प्टो। हमेशा देखें कि क्या खरीदार ने अपना खास मकसद स्पेसिफिक पर्पस विक्रेता को बताया था। अगले 2 सबसे कॉमन और महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं।
ये प्रश्न एजेंसी के रैटिफिकेशन और साझेदारी पार्टनरशिप के माइनस पोजीशन पर आधारित हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न 23, एजेंसी और अनुसमर्थन रैटिफिकेशन के सिद्धांत पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम ए ने बी को अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचने के लिए अधिकृत ऑथराइज किया था। को एक खरीदार मिला जो कार को 6 लाख रुपए में खरीदने को तैयार था, लेकिन उसने साथ ही की बाइक भी 50,000 रुपए में खरीदने की शर्त रखी। ने बिना की अनुमति के कार और बाइक दोनों का सौदा 6.5 लाख रुपए में कर दिया। कार का सौदा तो स्वीकार करना चाहता है, लेकिन बाइक बेचना नहीं चाहता। क्या केवल कार के सौदे का अनुसमर्थन रैटिफाई कर सकता है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 196 से 199 सेक्शंस 196 टू 199 पर आधारित है, जो अनुसमर्थन रैटिफिकेशन के नियमों को स्पष्ट करती है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस। धारा 199 विशेष रूप से यह कहती है कि किसी अनधिकृत कार्य के एक भाग का अनुसमर्थन पूरे कार्य का अनुसमर्थन माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप किसी सौदे की अच्छी बातें चुनकर बुरी बातों को ठुकरा नहीं सकते। अनुसमर्थन या तो पूरे सौदे होल ट्रांजैक्शन का होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ ने एक ही ट्रांजैक्शन में कार और बाइक दोनों का सौदा किया है। आपके पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो वह पूरे 6.5 लाख रुपए के सौदे को स्वीकार करे या पूरे सौदे को रद्द कर दे। वह इसे बांट स्प्लिट नहीं सकता। निष्कर्ष कंक्लूजन केवल कार के सौदे का अनुसमर्थन नहीं कर सकता। यदि वह कार बेचना चाहता है तो उसे बाइक भी उसी सौदे के तहत बेचनी होगी, अन्यथा पूरा अनुबंध रद्द माना जाएगा। प्रश्न 24, साझेदारी पार्टनरशिप और नाबालिग का चुनाव माइनर्स इलेक्शन पर आधारित। समस्या प्रॉब्लम एक नाबालिग माइनर था जिसे एक साझेदारी फर्म के लाभों में शामिल किया गया था। 1 जनवरी को बालिग 18 वर्ष का हो गया। उसने 6 महीने तक इस बात की कोई सार्वजनिक सूचना पब्लिक नोटिस नहीं दी कि वह फर्म में साझेदार बनेगा या नहीं। 7वें महीने में फर्म को एक बड़ा नुकसान होता है। क्या उस नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी लायबल है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। ये समस्या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30(5) पर आधारित है। कानूनी विश्लेषण लीगल एनालिसिस। कानून के अनुसार जब लाभों में शामिल नाबालिग बालिग मेजर हो जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ये तय करना होता है कि वह फर्म में पूर्ण साझेदार बनेगा या नहीं। यदि वह 6 महीने के भीतर कोई सूचना नहीं देता है तो कानून ये मान लेता है कि उसने साझेदार बनने का चुनाव कर लिया है। ही बिकम्स अ पार्टनर बाय डिफॉल्ट। इस स्थिति में वह बालिग होने की तारीख से नहीं, बल्कि उस तारीख से जिम्मेदार माना जाता है जब उसे पहली बार लाभों में शामिल किया गया था। तथ्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स ने 6 महीने की समय सीमा पार कर दी और कोई नोटिस नहीं दिया। इसलिए 7वें महीने में वह कानून की नज़र में एक पूर्ण सक्रिय साझेदार फुल पार्टनर बन चुका है। निष्कर्ष कंक्लूजन उस नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। वह ये बचाव नहीं ले सकता कि उसने कोई लिखित अनुबंध नहीं किया था, क्योंकि उसकी चुप्पी को ही उसकी सहमति मान लिया गया है। परीक्षा के लिए प्रो टिप रैटिफिकेशन। हमेशा याद रखें, रैटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। माइनर इन पार्टनरशिप 6 महीने की समय सीमा लिमिटेशन और पब्लिक नोटिस शब्द का उपयोग उत्तर में अवश्य करें। सिलेबस रीकैप। हमने अब तक 24 सबसे महत्वपूर्ण समस्यात्मक प्रश्न कवर कर लिए हैं। ये आपके पूरे सिलेबस पेपर वीक को पूरी तरह कवर करते हैं। यह आपकी LB सेकेंड सेमेस्टर पेपर VI लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 1 पेज रिवीजन शीट है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि आप परीक्षा से ठीक पहले मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा सकें। भाग 1 भारतीय अनुबंध अधिनियम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति इंडेमनिटी और गारंटी। क्षतिपूर्ति सेक्शन 124 केवल 2 पक्ष इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। उद्देश्य केवल हानि से बचाना। प्रत्याभूति सेक्शन 126 3 पक्ष क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी। उद्देश्य लेनदार को विश्वास दिलाना।
श्योरिटी का दायित्व सेक्शन 128, यह मुख्य ऋणी के बराबर कोएक्सटेंसिव होता है। लेनदार सीधे श्योरिटी से पैसा मांग सकता है। केस बैंक ऑफ बिहार वी दामोदर प्रसाद। श्योरिटी की मुक्ति यदि लेनदार और ऋणी बिना श्योरिटी को बताए अनुबंध की शर्तों में बदलाव करते हैं। सेक्शन 133। 2. उपनिधान और गिरवी बेलमेंट एंड प्लेज। उपनिधान सेक्शन 148, माल का कब्जा पोजेशन देना, मालकियत ओनरशिप नहीं। काम पूरा होने पर माल वापस करना। उपनिहिती बेली का कर्तव्य माल की वैसी ही देखभाल करना जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने माल की करता है। सेक्शन 151। गिरवी सेक्शन 172, कर्ज की सुरक्षा के रूप में माल का उपनिधान। गिरवी रखने वाला पौनी कर्ज न मिलने पर माल रोक सकता है या बेच सकता है। 3. एजेंसी एजेंसी का निर्माण अनुबंध द्वारा, आवश्यकता द्वारा, नेसेसिटी या अनुसमर्थन राटिफिकेशन द्वारा। सिद्धांत जो काम एजेंट करता है वह प्रिंसिपल का काम माना जाता है। मैक्सिम की फेसिट पर आलियम फेसिट पर से। प्रतिनिधि और उप एजेंट अपना काम आगे नहीं सौंप सकता। मैक्सिम डेलीगेटस नॉन पोटिस डेलीगरेट सिवाय खास स्थितियों के। समाप्ति सेक्शन 201, काम पूरा होने, मृत्यु, पागलपन या अधिकार वापस लेने पर। भाग 2 वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। विक्रय बनाम विक्रय का करार सेक्शन 4, विक्रय में मालिकाना हक तुरंत मिलता है, करार में भविष्य में मिलता है। शर्त और वारंटी सेक्शन 12, शर्त कंडीशन अनुबंध का आधार है, वारंटी वारंटी सहायक है। शर्त टूटने पर अनुबंध रद्द हो सकता है। क्रेता सावधान सेक्शन 16, खरीदार खुद जांच करे। मैक्सिम कैविएट एम्प्टो। अपवाद यदि उद्देश्य विक्रेता को बताया गया हो। मालिकाना हक का हस्तांतरण कोई वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। मैक्सिम नीमो डैकवर्ड नॉन हैबिट। अदत्त विक्रेता अनपेड सेलर, माल रोकने का अधिकार, लायन और रास्ते में माल रोकने का अधिकार, स्टॉपेज इन ट्रांजिट जब खरीदार दिवालिया हो जाए। भाग 3 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 पार्टनरशिप एक्ट। परिभाषा सेक्शन 4, व्यवसाय के लाभ को बांटने का समझौता। असली परीक्षण सेक्शन 6, लाभ बांटना नहीं बल्कि आपसी एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी की साझेदारी का सबूत है। केस कॉक्स वी हिकमन। नाबालिग की स्थिति सेक्शन 30, नाबालिग पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ लाभों में शामिल हो सकता है। बालिग होने के 6 महीने के भीतर उसे नोटिस देना होता है कि वह पार्टनर रहेगा या नहीं। केस CITV द्वारिका दास खेतान। फर्म का विघटन आपसी सहमति, अनिवार्य कारणों या अदालत के आदेश सेक्शन 44 द्वारा। अदालत पागलपन, दुराचार या लगातार घाटे के आधार पर फर्म बंद कर सकती है। सार्वजनिक सूचना पब्लिक नोटिस, रिटायरमेंट या विघटन पर नोटिस न देने से पुरानी जिम्मेदारी बनी रहती है। प्रमुख केस कानून लैंडमार्क जजमेंट्स। बैंक ऑफ बिहार वी दामोदर प्रसाद, श्योरिटी की जिम्मेदारी। राधा कृष्णा वी टैयब अली, एजेंट की अथॉरिटी। निबलेट वी कन्फेक्शनर्स मटीरियल्स को, विक्रेता का मालिकाना हक। DB होशियारपुर वी हीरा सिंह, पार्टनर्स की जिम्मेदारी। कॉक्स वी हिकमन, आपसी एजेंसी का सिद्धांत। CITV द्वारिका दास खेतान, नाबालिग का दर्जा। परीक्षा के लिए मंत्र धाराओं सेक्शंस का सही उपयोग करें। लैटिन सूत्र मैक्सिम्स को उत्तर की शुरुआत में लिखें। समस्यात्मक प्रश्नों में केस लॉ का संदर्भ जरूर दें। आपके पेपर वीक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के सिलेबस के आधार पर यहाँ 2 सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में 15-20 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, साझेदारी का असली परीक्षण आपसी एजेंसी है, लाभ का बंटवारा नहीं। इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर 1, परिचय और परिभाषा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 सेक्शन 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का समझौता किया है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। 2. संबंधित कानूनी सूत्र लीगल मैक्सिम। इस सिद्धांत का आधार लैटिन सूत्र है। उद्धरण चिन्ह की फेसिट पर आलियम फेसिट पर से, अर्थ जो व्यक्ति दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कार्यकर्ता माना जाता है। 3. विस्तृत व्याख्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साझेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए धारा 6 असली परीक्षण ट्रू टेस्ट की बात करती है।
लाभ का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये साझेदारी का एक प्रथम दृष्टया प्रीमा फेशी सबूत है, लेकिन निर्णायक कंक्लूसिव नहीं। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर को लाभ का हिस्सा देना या किसी विधवा को पेंशन के रूप में लाभ देना उन्हें साझेदार नहीं बना देता। आपसी एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, ये साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि हर साझेदार फर्म का एजेंट भी है और प्रधान प्रिंसिपल भी। एक साझेदार के कार्यों से अन्य सभी साझेदार कानूनी रूप से बंध जाते हैं। 4. केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ का कॉक्स बनाम हिकमैन कॉक्स वी हिकमैन 1860। तथ्य: एक व्यापारी ने अपना व्यवसाय लेनदारों क्रेडिटर्स को सौंप दिया ताकि वे मुनाफे से अपना कर्ज चुका सकें। निर्णय: हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि लेनदार साझेदार नहीं हैं क्योंकि उनके बीच आपसी एजेंसी का रिश्ता नहीं था। कोर्ट ने स्थापित किया कि साझेदारी की असली कसौटी आपसी एजेंसी है, न कि केवल लाभ साझा करना। 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। अतः यदि किसी संबंध में आपसी एजेंसी, एक दूसरे का प्रतिनिधि होना, मौजूद नहीं है, तो उसे कानूनी रूप से साझेदारी नहीं माना जा सकता, भले ही वहां लाभ का बंटवारा हो रहा हो। प्रश्न 2. प्रतिभू श्योरिटी का दायित्व मुख्य ऋणी प्रिंसिपल डेटर के दायित्व के सम विस्तृत होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और उन स्थितियों को बताएं जब प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। उत्तर 1. परिचय और परिभाषा, डेफिनेशन। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 126 के अनुसार प्रत्याभूति गारंटी का अनुबंध किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा चूक डिफॉल्ट करने की स्थिति में उसके वादे को निभाने का अनुबंध है। 2. दायित्व की प्रकृति, नेचर ऑफ लायबिलिटी, सेक्शन 128। धारा 128 स्पष्ट करती है कि श्योरिटी का दायित्व मुख्य ऋणी के दायित्व के समविस्तृत को एक्सटेंसिव होता है, जब तक कि अनुबंध में कुछ और न दिया गया हो। विस्तार: इसका अर्थ है कि जैसे ही मुख्य ऋणी भुगतान करने में विफल होता है, श्योरिटी की जिम्मेदारी तुरंत और पूरी तरह से शुरू हो जाती है। लेनदार को यह अधिकार है कि वह सीधे श्योरिटी पर मुकदमा करे। 3. केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ। बैंक ऑफ बिहार बनाम दामोदर प्रसाद, बैंक ऑफ बिहार वी दामोदर प्रसाद 1969। तथ्य: बैंक ने श्योरिटी और ऋणी दोनों पर मुकदमा किया। निचली अदालत ने कहा कि बैंक पहले ऋणी की संपत्ति बेचे। निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और कहा कि श्योरिटी की जिम्मेदारी को एक्सटेंसिव है। बैंक को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह पहले मुख्य ऋणी के विरुद्ध अपनी रेमेडीज खत्म करे। 4. प्रतिभू की मुक्ति, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी निम्नलिखित स्थितियों में अपने दायित्व से मुक्त डिस्चार्ज हो जाता है। अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन, सेक्शन 133, यदि लेनदार और ऋणी बिना श्योरिटी की अनुमति के अनुबंध की शर्तों को बदल देते हैं। मुख्य ऋणी की मुक्ति, सेक्शन 134, यदि लेनदार मुख्य ऋणी को कर्ज से मुक्त कर देता है। प्रतिभूतियों का खो जाना, सेक्शन 141, यदि लेनदार के पास मौजूद कोई सुरक्षा सिक्योरिटी वह खो देता है या ऋणी को वापस कर देता है। 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः श्योरिटी की जिम्मेदारी अत्यंत गंभीर होती है और वह लेनदार के साथ समान रूप से बंधा होता है। हालांकि लेनदार के किसी भी अनुचित कार्य या शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कानून उसे सुरक्षा प्रदान करता है। आपके सिलेबस के अगले 2 सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। ये प्रश्न वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एजेंसी के उन सिद्धांतों पर आधारित हैं जो अक्सर 15-20 अंकों के विस्तृत उत्तरों के रूप में पूछे जाते हैं। प्रश्न 3. क्रेता सावधान कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस नियम के महत्वपूर्ण अपवादों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। उत्तर 1. अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सिंगल कोट। कैविएट एम्प्टर एक प्राचीन व्यावसायिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है क्रेता सावधान रहे, लेट द बायर बीवेयर। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16 के अनुसार माल खरीदते समय यह विक्रेता का कर्तव्य नहीं है कि वह माल के दोषों को खरीदार को बताए। ये खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी संतुष्टि के लिए माल की जांच कर ले। 2. संबंधित कानूनी सूत्र, लीगल मैक्सिम। उद्धरण चिन्ह। कैविएट एम्प्टर अर्थ खरीदार को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और माल की गुणवत्ता की स्वयं जांच करनी चाहिए। 3. नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस टू द रूल। आज के उपभोक्ता संरक्षण के युग में इस नियम के कई अपवाद हैं जहां विक्रेता जिम्मेदार माना जाता है।
उद्देश्य की उपयुक्तता, फिटनेस फॉर पर्पस। यदि खरीदार ने विक्रेता को अपना विशिष्ट उद्देश्य बता दिया है और वह विक्रेता के कौशल पर निर्भर है, तो माल उस उद्देश्य के लिए फिट होना चाहिए। धारा 16(1). विवरण द्वारा विक्रय, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। यदि माल किसी विवरण के आधार पर खरीदा गया है, तो माल उस विवरण के अनुरूप होना चाहिए। धारा 15। नमूने द्वारा विक्रय, सेल बाय सैंपल। यदि माल नमूने को देखकर खरीदा गया है, तो थोक माल नमूने के समान होना चाहिए। धारा 17। व्यापारिक गुणवत्ता, मर्चेंटेबल क्वालिटी। माल ऐसा होना चाहिए जिसे बाजार में उस नाम से बेचा जा सके। विक्रेता द्वारा धोखाधड़ी, फ्रॉड बाय सेलर। यदि विक्रेता सक्रिय रूप से किसी दोष को छुपाता है। 4. केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ। निब्लेट बनाम कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स कंपनी, निब्लेट वी कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स कंपनी, 1921। तथ्य: खरीदार ने कंडेंसर मिल्क खरीदा जिस पर लगा लेबल किसी अन्य कंपनी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा था। निर्णय: कोर्ट ने कहा कि विक्रेता ने कंडीशनर्स टू टाइटल तोड़ी है। क्रेता सावधान का नियम यहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि विक्रेता के पास माल बेचने का वैध अधिकार ही नहीं था। प्रश्न 4, अनुसमर्थन रैटिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? एक वैध अनुसमर्थन की आवश्यक शर्तों और इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। उत्तर 1. परिभाषा, डेफिनिशन। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 196 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति एजेंट बिना किसी अधिकार के किसी दूसरे व्यक्ति प्रिंसिपल के लिए कार्य करता है और बाद में वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को स्वीकार कर लेता है, तो उसे अनुसमर्थन रैटिफिकेशन कहा जाता है। 2. संबंधित कानूनी सूत्र, लीगल मैक्सिम। उद्धरण चिन्ह ओमनस रटेहबिशियो रटट्रहिटुर एट मंडाटो प्रियोराई इक्विपाराटुर। अर्थ: बाद में किया गया अनुसमर्थन पिछले आदेश के समान माना जाता है और यह उस तारीख से प्रभावी होता है जब कार्य किया गया था। 3. वैध अनुसमर्थन की आवश्यक शर्तें, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन। एक अनुसमर्थन तभी कानूनी रूप से मान्य होगा जब पूर्ण ज्ञान, फुल नॉलेज, प्रिंसिपल को तथ्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। धारा 198। पूरा कार्य, होल ट्रांजैक्शन। अनुसमर्थन पूरे कार्य का होना चाहिए, केवल फायदेमंद हिस्से का नहीं। धारा 199। प्रिंसिपल का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। कार्य के समय प्रिंसिपल का कानूनी अस्तित्व होना चाहिए। वैध कार्य, लॉफुल एक्ट। कार्य स्वयं कानूनी होना चाहिए, किसी अवैध कार्य का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। समय सीमा, रीजनेबल टाइम। अनुसमर्थन एक उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। 4. केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ। राधा कृष्ण बनाम तैयब अली, राधा कृष्णावी तैयब अली। महत्व: ये केस एजेंट के अधिकारों और प्रिंसिपल द्वारा उन कार्यों को स्वीकार करने की सीमाओं को स्पष्ट करता है जो एजेंट की वास्तविक शक्ति से बाहर किए गए थे। 5. अनुसमर्थन के प्रभाव, इफेक्ट्स। प्रिंसिपल और तीसरे पक्ष के बीच वही कानूनी संबंध बन जाते हैं जैसे कि कार्य पहले से अधिकृत था। एजेंट अपने उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है जिन्हें प्रिंसिपल ने स्वीकार कर लिया है। परीक्षा के लिए विशेष सुझाव, एम मैक्सिम्स को अलग पेन या बोल्ड अक्षरों में लिखें। उत्तर के अंत में एक छोटा निष्कर्ष, कंक्लूजन जरूर लिखें जो पूरे उत्तर का सार हो। निब्लेट केस का संदर्भ, सेल ऑफ गुड्स के उत्तर में देने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साझेदारी, पार्टनरशिप और वस्तु विक्रय, सेल ऑफ गुड्स से जुड़े 2 और सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न 5, साझेदारी फर्म के विघटन, डिसोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? न्यायालय किन आधारों पर एक फर्म को भंग करने का आदेश दे सकता है? उत्तर 1. परिभाषा, डेफिनिशन। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का समाप्त हो जाना ही फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। साझेदारी का विघटन बनाम फर्म का विघटन। साझेदारी का विघटन केवल पार्टनर्स के बीच का रिश्ता बदलता है, जैसे किसी का रिटायर होना, लेकिन फर्म का विघटन पूरे व्यवसाय को समाप्त कर देता है। 2. संबंधित कानूनी सूत्र, लीगल मैक्सिम। उद्धरण चिन्ह उबी जू एबी रेमीडियम। अर्थ: जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। यदि साझेदारों के बीच संबंध इतने खराब हो जाएं कि व्यवसाय चलाना असंभव हो, तो कानून विघटन का उपचार देता है। 3. न्यायालय द्वारा विघटन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सेक्शन 44 धारा 44 के तहत न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर फर्म को भंग करने का आदेश दे सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क, अनसाउंड माइंड, यदि कोई साझेदार पागल हो जाए।
स्थायी असमर्थता परमानेंट इनकैपेसिटी, यदि कोई साझेदार अपने कर्तव्यों को निभाने में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाए, जैसे गंभीर बीमारी। दुराचार मिसकॉन्डक्ट, यदि कोई साझेदार ऐसा कार्य करे जिससे व्यवसाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। अनुबंध का उल्लंघन ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, यदि कोई साझेदार जानबूझकर साझेदारी के नियमों को तोड़ता है। हितों का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यदि कोई साझेदार अपना पूरा हिस्सा किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दे। लगातार घाटा कंटिन्यूअस लॉसेस, यदि व्यवसाय केवल घाटे में ही चल सकता हो और लाभ की कोई संभावना न हो। न्यायोचित और साम्यपूर्ण जस्ट एंड इक्विटेबल, कोई भी अन्य कारण जिसे कोर्ट उचित समझे। 4. केस लॉ लैंडमार्क केस लॉ डी होशियारपुर बनाम हीरा सिंह DB होशियारपुर वी हीरा सिंह। महत्व, ये केस फर्म के विघटन के दौरान साझेदारों की देनदारियों और खातों के निपटारे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। प्रश्न 6, अदत्त विक्रेता अनपेड सेलर से आप क्या समझते हैं? माल के विरुद्ध प्राप्त उसके विभिन्न अधिकारों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। उत्तर 1. परिभाषा डेफिनिशन। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 45 के अनुसार एक विक्रेता को अदत्त विक्रेता तब माना जाता है जब माल की पूरी कीमत उसे नहीं चुकाई गई हो, उसे विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक मिला हो जो अनादृत डिसऑनर्ड हो गया हो। 2. संबंधित कानूनी सूत्र लीगल मैक्सिम। उद्धरण चिन्ह नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, अर्थ कोई वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। इसी प्रकार यदि खरीदार पैसे नहीं देता तो वह माल का पूर्ण स्वामित्व सुरक्षित नहीं रख सकता यदि विक्रेता अपने अधिकारों का उपयोग करे। 3. माल के विरुद्ध अधिकार राइट्स अगेंस्ट गुड्स। जब माल का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित हो चुका हो तब भी अदत्त विक्रेता के पास 3 मुख्य अधिकार होते हैं। ग्रहणाधिकार राइट ऑफ लायन धारा 47-49, यदि माल अभी भी विक्रेता के कब्जे में है तो वह उसे तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि उसे पैसे न मिल जाएं। मार्ग में रोकने का अधिकार राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट धारा 50-52, यदि माल विक्रेता के पास से निकल चुका है और रास्ते में है और उसे पता चले कि खरीदार दिवालिया इंसॉल्वेंट हो गया है तो वह रास्ते में माल को रुकवा सकता है। पुनर्विक्रय का अधिकार राइट ऑफ रीसेल धारा 54, यदि माल खराब होने वाला पेरिशेबल है या खरीदार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं करता तो विक्रेता माल को किसी और को बेच सकता है। 4. केस लॉ लैंडमार्क केस लॉ। निब्लेट बनाम कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स कंपनी निब्लेट वी कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स कंपनी। महत्व, ये केस विक्रेता के माल बेचने के अधिकार टाइटल और खरीदार के अधिकारों के बीच के संतुलन को समझने में मदद करता है। 5. निष्कर्ष कंक्लूजन। एक अदत्त विक्रेता को कानून द्वारा विशेष सुरक्षा दी गई है ताकि व्यावसायिक लेन देन में होने वाले धोखे से बचा जा सके। लायन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट उसके सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। परीक्षा के लिए विशेष टिप, अनपेड सेलर वाले उत्तर में इंसॉल्वेंट दिवालिया शब्द का प्रयोग स्टॉपेज इन ट्रांजिट के साथ जरूर करें क्योंकि यह अधिकार केवल दिवालिया होने पर ही मिलता है। डिसोल्यूशन वाले प्रश्न में सेक्शन 44 के 7 बिंदुओं को बुलेट पॉइंट्स में लिखें। अगले 2